जो दीर्घ संधि है इसमें मिस्टेक है थोड़ी सी। क्या है, ऋस्व आ प्लस ऋस्व आ इज इक्वल टू दीर्घ आ आएगा। ठीक, सूत्र समझ में आया कि अक प्रत्याहार में उसका कॉम्बिनेशन किसके साथ हो, सवर्ण के साथ हो। सवर्ण यानी कि सेम वर्ण के साथ है ना उसका पेयरिंग हो, दूसरा जो शब्द है उसका जो प्रथम वर्ण होगा वो भी सेम वर्ण हो, तो क्या हो जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल दे रखा है राम प्लस अस्ति, तो राम में जो माँ माँ है उसमें अ छुपा हुआ है, ऋस्व अ छुपा हुआ है, और वहीं अस्ति है हमारी, उसमें भी क्या छुपा है, ऋस्व आ है। तो जो माँ में ऋस्व आ है और जो अस्ति में ऋस्व आ है, उन दोनों का कॉम्बिनेशन बना रामास्ति। क्या ये चीज समझ में आई सभी को? दीर्घ संधि का सूत्र और उसका एक एग्जाम्पल जो मैंने अभी बताया। चलो ठीक, अब दूसरी संधि देखते हैं हमारी क्या है, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का सूत्र क्या है, वृद्धि रेची। क्या है सूत्र, वृद्धि रेची। सूत्र याद करने में यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जो वृद्धि संधि है उसके सूत्र में दोबारा क्या है, वृद्धि ही आई है, और दूसरा ना क्या है, रेची। तो इस सूत्र को देखते हैं अब। वृद्धि संधि, इसमें देखो जो वृद्धि संधि है उसमें क्या है, ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद ए आए या आई आए, तो वो क्या है, दीर्घ ए, यानी कि किस में बनेगी, आई में परिवर्तित हो जाएगी। और वही जो ओ है, ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद ओ आए या औ आए, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, औ में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, महा प्लस ईश्वर, ईश्वरम। क्या है, महा प्लस ईश्वरम। महा में क्या है, हमारा दीर्घ आ है, और ईश्वरम में ए है, हमारी आई है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, आई की मात्रा आई, महा ईश्वरम। क्या है यहाँ पे, महा में क्या है, दीर्घ आ है, फिर ईश्वरम में क्या है, हमारी आई है, तो जो हमारा दीर्घ आ है प्लस आई है उसका कॉम्बिनेशन क्या बना, महेश्वरम, महेश्वरम। क्या ये दूसरी संधि समझ में आई? हमने पहली संधि कौन सी देखी थी, दीर्घ संधि देखी थी। दीर्घ संधि में क्या है हमारा, अक प्रत्याहार में सवर्ण, अक प्रत्याहार का फिर से सवर्ण हो जाए, यानी कि उसकी दोबारा प्रवृत्ति हो जाए दूसरे वर्ण है ना शब्द में, तो वो क्या हो जाएगी, दीर्घ हो जाएगी, वो दीर्घ फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। वही वृद्धि में है क्या है, वृद्धि रेची, यानी कि जो ऋस्व आए, यानी कि पहला जो वर्ण शब्द है हमारा उसका अंतिम वर्ण फिक्स हो गया, या तो ऋस्व आ हो या दीर्घ आ हो। अब परिवर्तन कहाँ पे आएगा, सेकेंड जो वर्ड है हमारा उसके प्रथम वर्ण में, वो क्या होना चाहिए हमारा, ए या आई हो तो वो आई बनेगा, ओ या औ हो तो वो औ बनेगा। उसका एग्जाम्पल हमने देखा था महा प्लस ईश्वरम, तो क्या हुआ, महेश्वरम। ठीक, अब दूसरी संधि देखते हैं हमारी क्या है, गुण संधि। गुण संधि का क्या है, आद गुण। क्या है इसका सूत्र, आद गुण। अब देखते हैं कि आद गुणा क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे। गुण संधि देखिए, इसमें बताया है कि ऋस्व आ या दीर्घ आ के बाद हमारा ई या ऊ आए, तो जो ई है वो ए में कन्वर्ट हो जाती है, और जो ऊ है वो ओ में कन्वर्ट हो जाती है। क्या है बताया, ऋस्व आ या दीर्घ आ के बाद हमारी क्या आए, ई आए या ऊ आए, तो जो ई है वो ए में कन्वर्ट होती है, जो ऊ है वो औ में कन्वर्ट होती है। ठीक, तो इसको हम क्या बोलते हैं, गुण संधि। क्या ये चीज समझ में आई? इसका एग्जाम्पल देखते हैं, देव प्लस इंद्र, यानी कि देवेंद्र। वावन में
हमारा ऋस्व आ छुपा हुआ है और इंद्र में ई है, तो इन दोनों की कॉम्बिनेशन की वजह से देववावन में हमारा ऋस्व आ है और इंद्र में ई छिपी हुई है। इसकी वजह से जो ई है वो क्या बनी, ए बनी। तो इसकी वजह से क्या हो गया, इसका एग्जाम्पल देव प्लस इंद्र देवेंद्र। क्या एग्जाम्पल और ये संधि समझ में आई? हमने अभी तक कितनी संधि देखी, 3 संधि देखी। क्या देखी, दीर्घ संधि देखी, वृद्धि संधि देखी और गुण संधि देखी। तो दीर्घ संधि का सूत्र क्या है, अक सा स्वर्णे दीर्घ, वृद्धि का है वृद्धि रेची, और फिर गुण का क्या है आद गुणा। अब यण संधि देखते हैं। यण संधि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके जितने भी श्लोक्स हैं, चाहे अष्टांग का हो, चरक का हो या सुश्रुत का हो, वहां पे जो यण संधि है वो बहुत ज्यादा यूज की जाती है। तो देखते हैं यण संधि का क्या है, इक, इको यणची। क्या है, इको यणची। अब मुझे कोई बताए इक प्रत्याहार में कौन से वर्ण आएंगे? फिर से बोलो, आवाज नहीं आई। वेरी गुड। तो क्या है, यहाँ पे हम बता रहे हैं यण संधि में एक प्रत्याहार, मतलब एक प्रत्याहार है तो उसका है ना क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन बनेगा दूसरे शब्द में अ, ह्रस्व आ या दीर्घ आ से। जैसे कि आपका यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यहाँ पे क्या है कि नीचे लिखा हुआ है ई उ री ली क, इसके बाद कोई भी असमान स्वर आए, यानी कि इसके बाद सेम स्वर नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर सेम स्वर आएगा तो वो क्या बन जाएगी, हमारी दीर्घ संधि बन जाएगी, क्योंकि ई प्लस ई आपका क्या बनेगा, दीर्घ ही बनेगा। ऐसे उ प्लस उ आपका दीर्घ उ बनेगा। तो इसकी वजह से क्या है, इस सूत्र में क्या है, जो ई उ री और ली है हमारा, उसके सामने क्या आना चाहिए, असमान स्वर आना चाहिए। अगर समान स्वर आएगा तो वो क्या बन जाएगा, दीर्घ संधि बन जाएगा। इसकी वजह से तो वो हमारी संधि नहीं है, वो है ना हमारी दीर्घ संधि चलेगी। अगर उसका कन्वर्जन यानी कि उसका विपरीत है ना वो आए, असमान स्वर आए, तो उसका क्या बनेगा, क्रमशः ई का य बनेगा, उ का व बनेगा, री का र बनेगा और ली का ल बनेगा। ई का क्या बनेगा, य बनेगा, उ का व बनेगा, री का र बनेगा और ली का ल बनेगा। तो इसका ना एग्जाम्पल क्या है, यदि प्लस अपि। यदि में जो हमारा द है वो द प्लस ई आएगा, द प्लस ई, और अपि में अ तो है ही जो कि असमान है ई के। इसमें जो द है वो क्या होगा, आधा है, हलंत का मतलब क्या है, आधा ही है। ठीक, तो जो ई है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, य में कन्वर्ट होगी। ठीक, जो ई है वो किस में कन्वर्ट हो गई, य में कन्वर्ट हो गई। जो द है वो आधा ही रहा, तो क्या बना हमारा, यदि में द आधा है प्लस हमारा जो ई है वो किस में कन्वर्ट हो गई, और अ भी हट गया, तो ई और अ का कॉम्बिनेशन हमारा क्या आया, य आया। य और पी में तो पी है आपका, तो जो द है वो हलंत है, तो इसकी वजह से इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना, क्योंकि हमें संधि करनी है, तो इन दोनों की कॉम्बिनेशन की वजह से क्या बना, यद अपी। क्या ये समझ में आया कि ये एग्जाम्पल कैसे बना, इसकी संधि कैसे की गई? ठीक, फिर से बताती हूँ। जैसे कि हमारी पहला वर्ण शब्द है हमारा यदि। यदि में क्या है, य प्लस द, मतलब य प्लस अ आएगा ना, पहला शब्द है, फिर उसके बाद द प्लस ई आएगा। ठीक, फिर जो जो दूसरा शब्द है वो है हमारा अपि, अ
प्लस पी, अपी। तो जो अ है और ई है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या बना? य बना। ठीक, तो अब क्या आया? यह हलंत वाला, उसके साथ ऋस्व आ है, द तो रहेगा ही, और ई और आ का कॉम्बिनेशन क्या हुआ? या हो, और पी तो है ही अपना, प पे ई की मात्रा लगी हुई है, यदि अपी। अब इसका क्या करेंगे? अब इस ना हमने बता दिया हर एक वर्ण में कौन सा स्वर लगा है, वो बता दिया। जो हमारी संधि थी ई प्लस आ, उसको क्या किया? य में कन्वर्ट किया। अब इसका दोबारा से वर्ड बनाएंगे तो क्या बनेगा? यद प्लस यपी, और फिर इसको भी जोड़ देंगे तो हमारा क्या बनेगा? यद अपी। अब समझ में आया? चलो ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। गुरु प्लस अपी, गुरु प्लस अपी। तो गुरु में हमारा गु तो ऐसा ही रहेगा, क्योंकि जो प्रथम शब्द है उसका हम अंतिम वर्ण लेते हैं। र में हमारा क्या छुपा है? ऊ छुपा है। ठीक, फिर अपी में तो हमारा अ है ही, और लास्ट का पी। ठीक, तो जो हमारा ऊ है और अ है, वो किस में कन्वर्ट हुआ? व में। ठीक, तो क्या बनेगा? गु प्लस हमारा अदर र प्लस व प्लस पी। अब जो र है वो हलंत है, यानी कि आधा है, तो वो वा वन के ऊपर आ जाएगा। तो क्या बनेगा इसका? गुर्व अपी। क्या बना? गुर्व अपी, यानी कि जो हमारा र था वो तो आधा हो गया, क्योंकि उसमें से हमने क्या हटा दिया? स्वर हटा दिया। तो स्वर हटाने से हमारा क्या हुआ? जो ऊ है वो अ है, उन दोनों का कॉम्बिनेशन हमारा क्या बना? क्योंकि जो ऊ है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? वा वन में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसकी वजह से जो ऊ और अ का कॉम्बिनेशन है वो क्या बना? वा वन बना। तो वा वन क्या हुआ? उसका रख दिया हमने। फिर इसकी दोबारा से है ना, पूरे सारे जो हमारे वर्ण है उन सबको जोड़ा गया है, तो वो क्या बना? गुर्व अपी। क्या ये वाला एग्जाम्पल समझ में आया? बोलो। ठीक है, देखो फिर से। गुरु प्लस अपी, हमारा प्रथम शब्द है हमारा क्या है? गुरु, और दूसरा शब्द क्या है हमारा? अपी। तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? रू, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण उसका क्या है? अ। तो अब हम रू प्लस अ, इन दोनों को देखेंगे। बाकी दो अपना जो है वो वैसे ही रहेगा। तो जो रू है उसमें क्या है? आदा रू, वो है र है और ऊ है, और दूसरे में तो ऋस्व आ है ही। ठीक, तो हमारी कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो गई। क्या कंडीशन फुलफिल है ना हुई है? अ ई री ली, इन शब्दों के बाद, इन वर्णों के बाद क्या हो? असमान स्वर आए। क्या समान आए? असमान स्वर। अब देखो ऊ के सामने ऊ तो नहीं है, क्या है? ऋस्व अ है, तो असमान हो गया। इसकी वजह से जो अ है और ऊ है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन किस में चेंज हुआ? व में चेंज हुआ, क्योंकि ऊ किस में चेंज हो रहा है? वा वन में चेंज हो रहा है। अब क्या हुआ हमारा? गुर प्लस व प्लस पी, ये आया हमारा फाइनल आंसर अभी तक। अब क्या हुआ? जो र है वो तो आधा है। अब इसको क्या करेंगे हम? इसकी संधि करके लिखनी है, तो कैसे लिखेंगे? गुर, र ऊपर गया, अपी, गुर्व अपी। अब समझ में आया? ठीक।
अब देखो, ऐसे सामने से पढ़ने से समझ में नहीं आएगा, जब तक तुम खुद एग्जाम्पल्स ट्राई नहीं करोगे तब तक नहीं आएगा। अभी ये सारी संधियां हो जाने दो, फिर मैं तुम लोगों को खुद से एग्जाम्पल्स दूंगी, उसको प्रैक्टिस करना और मुझे आंसर्स बताना, तब तुम लोगों को समझ में आएगा ज्यादा। अब हमारी लास्ट जो इम्पोर्टेंट वाली है वो क्या है, अयादी संधि। अयादी संधि में क्या है, एचो एचो अयव आयाव, एचो अयव आयाव। इसमें क्या है जो, अब हमें मुझे ये बताओ अच प्रत्याहार में कौन से वर्ण आएंगे। क्या आएंगे हमारे, ए ओ अंग आई और च। च हमारा हट जाएगा क्योंकि इति हो जाती है, लास्ट वर्ण जो हमारा वर्ण होता है उसकी इति हो जाती है। तो क्या आएंगे हमारे, सिर्फ आएगा ए ओ आएगा, ए ओ आई और औ। देखते हैं अयादी संधि में क्या है हमारा, ए आई ओ और औ के बाद स्वर आए, कोई भी स्वर आए, स्वर आने की वजह से क्या होगा, मगर क्या नहीं आना चाहिए, सेम स्वर नहीं आना चाहिए। तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, दीर्घ संधि में हो जाता है। तो असमान स्वर आए तो क्या होगा, जो ए है वो अय में कन्वर्ट होगा, जो आई है वो आय में कन्वर्ट होगा, और जो ओ है वो अव में कन्वर्ट होगा, और जो औ है वो आव में कन्वर्ट होगा। क्या समझ में आया, अभी हमने देखा ए आई ओ और औ, इन सब के सामने कोई भी असमान स्वर आए तो क्या होगा, जो हमारा ए है वो अय में कन्वर्ट होगा, जो औ है वो आय में कन्वर्ट होगा, जो ओ है वो अव में कन्वर्ट होगा, और जो औ है वो आव में कन्वर्ट होगा। अभी तक ये चीज समझ में आई। ठीक, अब एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि ने प्लस अनम, ने प्लस अनम, ने में ए है, हमारा ए छुपा हुआ है, और दूसरे वाले में ऋस्व आ है, तो ये दोनों किस में कन्वर्ट हो गए, हमारा न तो आधा ही है, तो ये दोनों जो है ए प्लस अ वो कन्वर्ट हुआ किसमें, अय, किसमें कन्वर्ट हुआ, अय में। तो जो न है वो कंप्लीट हो जाएगा अ होने की वजह से, फिर य आएगा, फिर नम, नयनम, ने प्लस अनम तो नयनम, ए प्लस अ वो किसमें कन्वर्ट हो गया, अय में, इसकी वजह से वो क्या हुआ, नयनम। क्या एग्जाम्पल समझ में आया। ओके, अब हम पांचों संधि फिर से देखते हैं, उनके सूत्र देखते हैं। क्या है इसमें कि दीर्घ संधि का सूत्र क्या है, अक सवर्णी दीर्घ, यानी कि अक प्रत्याहार के सामने उन्हीं के सवर्ण आ जाए, यानी कि उनके सेम वर्ण आ जाए, तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, दीर्घ संधि में। वही वृद्धि संधि है, उसमें क्या है, वृद्धि रेची, उसका सूत्र क्या है, वृद्धि रेची। तो वृद्धि में क्या है कि जो हमारा ए है, यानी कि पहले में क्या आए, ऋस्व आए या दीर्घ आए, वो किस है ना, उसके बाद ए या आई आए तो वो आई में कन्वर्ट हो रहा है, अगर ओ और औ आए तो वो ओ में कन्वर्ट हो जा रहा है, इसकी वजह से इसको हम क्या बोल रहे हैं, वृद्धि संधि। ऐसी गुण संधि हमारी क्या है, आद गुणः, आद गुणः यानी कि हमारा क्या है, पहला शब्द जो हमारा होगा वो क्या होगा, ऋस्व आ या दीर्घ आ होगा, तो जो हमारा ई है वो ए में कन्वर्ट हो जाएगा, जो ऊ है वो ओ में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको हम क्या बोल रहे हैं, गुण संधि। ऐसे ही हमारी क्या है, यण संधि। यण संधि में इको यणची, इको यणची, इसमें क्या है, हमारा जो प्रथम शब्द होगा उसमें क्या होगा, ऋस्व आ या दीर्घ आ होगा, और दूसरे में क्या होगा, ई
ऊ री ली क री, तो ये आएगा। तो इसमें क्या होगा, ई जो है वो य में कन्वर्ट हो जाएगा, ऊ है वो व में कन्वर्ट हो जाएगा, री में र कन्वर्ट होगा और ली है वो ल में कन्वर्ट होगा। अयादी में भी क्या ये है कि ए होगा, प्रथम वर्ण में क्या होगा, ए आई ओ या औ होगा। उसमें असमान, जो दूसरा शब्द है उसमें असमान स्वर आने की वजह से जो ए है वो ऐ में कन्वर्ट हो जा रहा है, जो आई है वो आई में कन्वर्ट हो जा रहा है, जो ओ है वो अव में और औ है वो आव में। ठीक, ये है जो हमारे 5 जो वो स्वर संधि की इंपॉर्टेंट संधियां हैं वो कंप्लीट हो गई हैं और उनके सूत्र कंप्लीट हो गए। अब क्या है, पूर्व संधि, पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि बहुत इजी संधि है। तुम आंख बंद करके अगर संधि विच्छेद के लिए आए या संधि करने के लिए आए, आंख बंद करके पूर्व संधि हमेशा सही करके आओ। कैसे करके आओगे, जैसे कि यण पाद अंतादिति, इसमें क्या है, जो यंग है, अब यंग प्रत्याहार में कौन से वर्ण आएंगे, मुझे जल्दी बताओ। वेरी गुड, ए और ओ। अगर हमारा ए और ओ का, ओ से कोई भी पद यानी कि पाद अंत, यानी कि पाद का अंत हो रहा हो तो क्या होगा, जैसे कि, और दूसरा क्या हो, ऋस्व आ, क्या हो, ऋस्व आ हो या दीर्घ आ हो। तो क्या है, जैसे कि एग्जाम्पल में देखो, एग्जाम्पल से समझते हैं। गुरो प्लस अस्ति, क्या है, गुरो प्लस अस्ति, तो र है उसमें किसकी मात्रा है, ओ की मात्रा लगी हुई है, और अ है हमारा दूसरे पद में क्या है, अ है। तो इसकी वजह से क्या हो गया, गुरो अस्ति सेम रहा, बस अ का सिंबल क्या चेंज किया हमने, जो हम प्लुत में यूज कर रहे थे। मैंने बोला था ना कि आपकी जितने भी अष्टांग हृदय वगैरह है, अष्टांग हृदय में सबसे ज्यादा मिलता है आपको ये संधि देखने को, क्या है, गुरो प्लस अस्ति। इसमें कुछ नहीं किया गया, गुरो को गुरो वैसे ही लिख दिया, अस्थि को अस्थि ही लिखने दिया, बस क्या किया, अ हटा के ये एस वाला सिंबल लगा दिया। क्या लगाया, सिर्फ एस वाला सिंबल लगाया। क्या ये चीज समझ में आई? सबसे इजी संधि है ये वाली। क्या है, पूर्व रूप में कुछ नहीं है हमारा, अगर स्टार्टिंग वाले जो है ना वो है शब्द है, उसके अंत में ए या ओ आए, ए या ओ आए, और दूसरे वाले में हमारा ऋस्व आ है या दीर्घ आ है। अगर ऋस्व आ है तो सिंगल एस बनेगी, अगर दीर्घ आ है तो डबल एस बनेगी। ये चीज क्लियर है? अगर ऋस्व आ है तो सिंगल एस बनेगा, अगर दीर्घ आ है तो वो क्या बनेगा, डबल एस बनेगा। तो क्या हुआ कि इन दोनों की संधि होने की वजह से सब कुछ सेम रहता है, सिर्फ अ का सिंबल चेंज हो जाता है, अ की जगह पे हम क्या बनाते हैं, एस बनाते हैं। ठीक है, पूर्व रूप संधि समझ में आई? बोलो। अब नेक्स्ट देखते हैं पर रूप। पर रूप का सूत्र क्या है, एडी पर रूपम। क्या है, एडी पर रूपम। इसमें भी, ये भी बहुत इजी है, इसमें भी आपको कुछ नहीं करना होता है। एक मिनट, इसमें कुछ नहीं है। इसमें क्या है, पर रूप में क्या है कि आपका जो प्रथम शब्द है उसमें क्या होना चाहिए, हमारा उल्टा कर दिया। पूर्व रूप में क्या था, आपके प्रथम जो शब्द है उसका अंत किससे होना चाहिए, ए और ओ से होना चाहिए, और दूसरे वाले में क्या होना चाहिए, ह्रस्व आ या दीर्घ आ होना चाहिए। अब इसका उल्टा कर दो, कि प्रथम शब्द में हमारा क्या है,
ह्रस्व आ होना चाहिए और जो दूसरा शब्द है उसमें हमारा ए या ओ होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसमें कोई परिवर्तन ना करके जो हमारा है ना वर्ण होगा, जैसे कि ए है तो ए की मात्रा लगा देंगे, अगर ओ है तो ओ की मात्रा लगा देंगे। पूर्व रूप का उल्टा क्या होगा, हमारा पर रूप संधि होगा। पूर्व रूप में हमारा क्या कंडीशन थी कि प्रथम शब्द में हमारा ए और ओ होना चाहिए और द्वितीय शब्द में हमारा ह्रस्व आ या दीर्घ आ होना चाहिए। मगर पर रूप में क्या हो रहा है हमारा कि जो हमारा प्रथम शब्द है उसमें अ होना चाहिए और जो दीर्घ जो दूसरा वाला है शब्द उसमें ए या ओ होना चाहिए। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करने होते हैं, जो भी आपका वर्ण होता है उसकी मात्रा लगा देंगे। अगर ए है तो हम ए की मात्रा लगा देंगे, अगर ओ है तो ओ की मात्रा लगा देंगे। प्र प्लस एति यानी कि प्रेति, प्लस प्र प्लस एति इज इक्वल टू प्रेति। क्या ये वाला एग्जाम्पल समझ में आया और संधि समझ में आई? अब लास्ट है हमारा प्रकृति भाव संधि। प्रकृति भाव संधि में कुछ नहीं करना होता है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये आपको कौन सी संधि यूज करनी है, आपको लग रहा है कि इसमें कोई संधि तो बैठ ही नहीं रही है क्योंकि कोई स्पेशल सिंबल वगैरह यूज किया जा सकता है उसमें, तो जैसे कि मान लो हरि प्लस ओम, आपको कंडीशन दी गई है हरि प्लस ओम। अब ओम तो हमने कहीं नहीं पढ़ा, आपका स्वर में तो आता नहीं ओम, और फर्स्ट वाला है तो चलो उसमें ये मान ले रहे हैं कि र में ई लगी हुई है। ऐसी कोई स्पेशल कंडीशन आपको मिलती है तो आपको कुछ नहीं करना होता है, बस प्लस का सिंबल हटा दो और जैसा लिखे हुए हैं दोनों शब्द वैसे के वैसे लिख दो। तो ये क्या बन गया हमारा प्रकृति भाव, यानी कि पहले जैसी उसकी प्रकृति थी वैसे की वैसी उसकी प्रकृति बनी रहनी थी और प्लस का सिंबल हटा दिया। क्या ये समझ में आई? ठीक है, ऐसे करके आपकी जो स्वर संधि की 8 संधियां थी वो मैंने कंप्लीट करा दी है। अब मैं आप लोगों को एग्जांपल्स दूंगी, आप लोग बताना संधि करके कि ये कौन सी संधि है। इसका सूत्र मैं यही पीडीएफ आपका लगे रहने दूंगी स्क्रीन पे, इसमें से देख के सूत्र बताना है। सूत्र बताने के बाद फिर अनुसंधि बताने की कौन सी संधि, और आंसर बताने की संधि करने के बाद वो वर्ड क्या बना। ठीक है, फिर से एक और बार हम देख लेते हैं कि सभी के सूत्र क्या हैं। दीर्घ संधि का है हमारा अप सा वर्णे दीर्घ, वृद्धि का है सूत्र वृद्धि रेची, गुण संधि का है आद गुणाः, यण संधि का है इको यणची और अयादि संधि का है एचो अयव आयाव। फिर पूर्व रूप का है अंग पादांत पादांतादि। फिर क्या है पर रूप का क्या है एड़ी पर रूपम।